हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरीश जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है साउंड चैप्टर स्टार्ट जो कर चुके हैं उसको हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, कल एक क्लास हो गई है। साउंड बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट है वो हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो हम लोग जो है कल साउंड कर रहे थे और साउंड में जो है कुछ बातें हम लोग ने कल सीखा था। बेसिक बातें हम लोग ने कल सीखा था। ठीक है, क्या सीखा था कि साउंड जो है, साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो कि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, कंपन के द्वारा, जब तक कंपन नहीं होगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, और हमने बताया था क्या कि उसके जो माध्यम है, साउंड जो है कहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा करेगा, फिर इसके बाद में लिक्विड में करेगा, सॉलिड में करेगा, फिर लिक्विड में करेगा, फिर उसके बाद में गैस में करेगा। वैक्यूम में ये नहीं करता। निर्वात में साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था, कुछ बातें बताई थी क्या कि वेलोसिटी जो है, वो साउंड की जो स्पीड है वो डेंसिटी से जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, माने डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतनी ही उसकी साउंड भी होगी। वैसे ही बताया था वॉल्यूम जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ह्यूमिडिटी भी होती है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे समझाया था। फिर हम लोग ने कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, ध्वनि के कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर उसका कैसा है, कैरेक्टर में देखा था हम लोग ने एक डायग्राम बनाया था, ऐसे करके एक डायग्राम बनाया था। ठीक, और हमने बताया था क्या, ये आयाम होता है, ये वेवलेंथ होती है। ठीक है, ये सब आयाम है। इसको ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रॉ बोलते हैं। वेवलेंथ ये होती है, आयाम ये होता है, मीटर में मेज़र करते हैं। वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में मेज़र करते हैं, ऐसे लैम्डा से डिनोट करेंगे। क्लियर है। उसके बाद में फिर फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रति सेकंड कितने वाइब्रेशन हुए हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो अपोजिट होती है उसकी। ठीक है, चलो आगे समझो। आज जो है हम लोग जो करने जा रहे हैं, ठीक है, वो उसका कंटिन्यूएशन होगा। बहुत सारी चीजें जो हम लोग ने करा है, क्योंकि देखो एक साथ कई सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। ठीक है, तो आज हम उसको तोड़ तोड़ के और आगे बताएंगे। क्लियर है। चलो आज हम लोग जो है चलते हैं और समझते हैं। कल हम लोग ने पढ़ा था कि उसके बारे में, जो हम लोग को सुनने के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम लोग ने देखा कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो है 3 तरीके की हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा क्या, सबसे पहली होती थी क्या, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या होती थी, जो 20 हर्ट्ज से जो है 20 हर्ट्ज से कम होती थी, उनको हम लोग इंफ्रासोनिक बोलते थे। ठीक है, वो हम लोग नहीं सुन सकते, पालतू जानवर ही खाली सुन पाएंगे। फिर होती थी ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज माने 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो है उसको हम लोग सुन सकते हैं। और फिर होता था क्या, फिर अल्ट्रासोनिक होता था। अल्ट्रासोनिक माने 20,000 हर्ट्ज से जो है ज़्यादा। उसको कौन सुन सकता था, उसको हम लोग फिर नहीं सुन सकते थे। हम कौन सुन पाएगा इसको सुन पाएगा जैसे क्या, जैसे तुम्हारी एलिफेंट हो गया, समझ रहे हो, जैसे एलिफेंट हो गया, जैसे क्या, जैसे तुम्हारे चमगादड़ इसका इस्तेमाल करते हैं, बैट इस्तेमाल करते हैं, जैसे डॉल्फिन इस्तेमाल करती है, जैसे इसका इस्तेमाल कहाँ, सोनार में होता है। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, सोनार जो होता है, सोनार क्या है, सोनार का काम होता है क्या, ये शिप में एक डिवाइस होती है, ये शिप में लगाई जाती। कौन सी शिप, पानी वाले जहाज में। बहुत लोग तो शिप नहीं समझ पाते, शिप का मतलब ही होता है पानी का जहाज। ठीक, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से आप लोगों को बताना पड़ता है। ठीक है, शिप में इस्तेमाल होता है। और शिप में क्या करेगा, ये उसकी लेंथ को, उसकी गहराई को, ठीक है, समुद्र की गहराई नापने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। ठीक है, हेल्प्स इन मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ वो डेप्थ ऑफ द सी। ठीक है, डेप्थ ऑफ द सी निकालता है। ठीक है, आगे कोई चीज पड़ी ना हो उसको जो है मेजर करने, उसको देखने में मदद करता है ये। ठीक है, और क्या करता है, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं इनका काम जो होता है, इनका और क्या काम होता है, ये मिल्क प्योरिफिकेशन में इस्तेमाल होता है। कहाँ पर, यूएसए में।
ठीक है। यूएसए में जो है मिल्क प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, मिल्क प्यूरिफिकेशन, ठीक है, प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ इस्तेमाल होता है? ये हेल्प्स इन फाइंडिंग द क्रैक्स ऑफ पिलर, बहुत मोटे मोटे पिलर्स जो होते हैं, बहुत मोटे मोटे पिलर्स, उस पिलर के अंदर कोई क्रैक तो नहीं है, ये कौन मेजर करता है? यही अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। मेडिकल साइंस में यूएसजी में इस्तेमाल किया जाता है, यूएसजी माने अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड कराते हो तुम लोग, तो अल्ट्रासाउंड जो है किस पर आधारित होता है? इसी अल्ट्रासोनिक वेव्स पर आधारित होता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग ने कल पढ़ी थी। आज हम लोग जो है उसके बाद में आगे और चल रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग इसके साथ में आगे कुछ देखते हैं। आज ध्वनि की क्वालिटी के बारे में देखते हैं, ठीक है। क्वालिटीज इसकी क्या क्या होती हैं, ठीक है, या पहले फीचर्स पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ी सी फीचर्स पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर क्वालिटी पर आते हैं, ठीक है। पहले फीचर्स पढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ साउंड, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन 2-3 बातें और हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक। फीचर्स ऑफ साउंड, ठीक है, ध्वनि के फीचर्स, ठीक है। चलो, सबसे पहला फीचर में हम लोग ने जैसे माध्यम, ठीक है, माध्यम हो गया, ठीक है। माध्यम माने मीडियम, हम लोग मीडियम पढ़ चुके हैं। मैंने बताया कि सॉलिड जो होता है ये सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड सबसे उससे कम, फिर उसके बाद में गैस, वैक्यूम में नहीं होती, क्लियर है। फिर आता है इसके बाद में फिर इलास्टिसिटी की बात आती, इसको हम लोग को पढ़ना है। इलास्टिसिटी ये हम लोग नहीं पढ़े थे। इलास्टिसिटी क्या होता है? हम लोग पढ़े थे इसको, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करना भूल गए थे, आपको रखा हुआ था, छोड़ दिया था। देखो, इलास्टिसिटी माने क्या होता है? इलास्टिसिटी इसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका जो है उसका आकार उसको चेंज कर दिया जाए, तो जब उसको जो है आकार चेंज करने के बाद में जब उसको छोड़ा जाए या उसको ओरिजिनल फॉर्म में भी लिया जा सके, उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे रबड़ है, रबड़ को खींचो तो क्या होती है? रबड़ बहुत तेज बढ़ जाती है, लेकिन उसको छोड़ोगे तो क्या होगा? ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। मेटल में सबसे ज़्यादा इलास्टिक होती है स्टील की, मेटल में सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है स्टील, ठीक है। यही कारण है, कल मैंने आपको बताया था कि स्टील जो होता है ये सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है साउंड का, ठीक है। सबसे ज़्यादा तेज जो है सॉलिड में होती है, लेकिन सॉलिड में भी किसमें? स्टील में होती है, क्योंकि स्टील जो होता है ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। समझ में है? तो मैंने वही बताया ना कि आपको कल मैंने पढ़ाया, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया था, वो आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर है। चलो आगे, इलास्टिक हो गया। इलास्टिक के बाद में जो है, ठीक है, इलास्टिक के बाद में फिर आता है, जैसे ह्यूमिडिटी के बारे में मैंने कल बताया था, डेंसिटी के बारे में मैंने बता दिया था कि डेंसिटी जो है बढ़ जाएगी तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा और ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 5 में देखें तो इसका प्रेशर की बात होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेशर। ये प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रेशर से खूब क्वेश्चन भी आते हैं। प्रेशर क्या है कि प्रेशर का प्रभाव, क्वेश्चन आता है कि बताओ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ध्वनि की चाल, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए या प्रेशर घटा दिया जाए, दाब बढ़ा दिया जाए या दाब घटा दिया जाए, तो बताओ ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक लाइन का आंसर, ध्वनि की चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखना, प्रेशर जो होता है, प्रेशर पर प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर घटाने से स्पीड ऑफ साउंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आया? ठीक, इस कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर एक और क्वेश्चन आता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको लिख लेना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो 2 मीडियम है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। एक 2 मीडियम है, एक है मान लो लिक्विड, एक मान लो है गैस, ठीक। लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा पास होते हैं, ठीक है, और गैस में थोड़ा थोड़ा दूर होंगे, ठीक है, ऐसे होंगे। क्वेश्चन आता है कि अगर ध्वनि की तरंग जा रही है तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक, तो बताओ इसके फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी जैसे चल रही थी, फ्रीक्वेंसी माने क्या? नंबर ऑफ रिपीटिशन, वो वैसे ही चलेगा,
ठीक, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, इसकी वेवलेंथ में चेंज हो जाएगा। वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेवलेंथ, जैसे हम लोग लिक्विड से गैस में जाएंगे तो इसकी वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य जो है वो बढ़ जाएगी। समझ में, ये सब स्टार लगा के लिख लेना। प्रेशर से कोई चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी, जब कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर ध्वनि तरंग जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं होता, लेकिन वेवलेंथ जो है बढ़ जाती है। समझ में आया, जो वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलो फिर आगे आते हैं एक टेम्परेचर में। ठीक है, फिर आते हैं टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर पर कोई प्रभाव पड़ता है? ठीक है, क्या टेम्परेचर पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 6, टेम्परेचर, ताप। ठीक है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर से प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ा तो इसकी जो गति है, स्पीड ऑफ साउंड जो है ये भी बढ़ेगा। ठीक, टेम्परेचर घटा तो स्पीड ऑफ साउंड भी घटेगी। ठीक है, मतलब क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। कैसे, जरा देख लेते हैं भाई। सिंपल सी बात है, देखो मैं कल से यही बता रहा हूं। मैं इसी वजह से जब मैं स्टार्ट करता हूं क्लास, उसको जरूर तुरंत मतलब बहुत ध्यान से देखा करो, रोक के देखा करो, जल्दबाजी में ना किया करो। मेरी आदत है पढ़ाने का, मेरा अपना एक अनोखा तरीका है। जब मैं स्टार्टिंग में जब बेस बनाता हूं ना, तो वो बेस इस तरीके से बनाता हूं कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर उसी पर आधार बना देता हूं। ठीक है, उसी बेस से ही मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। इसी वजह से मैं बेस जो बनाया था कि सॉलिड और लिक्विड और गैस, जिसमें मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। मैंने बताया, मान लो कोई लिक्विड है, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, थोड़े थोड़े दूर होंगे, क्लियर है, ऐसे होंगे मान लो। ठीक, और ये 25 डिग्री सेल्सियस मान लो है। ठीक है, इसमें 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ध्वनि की चाल मान लो 330 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही, मान लो। ठीक है, अब हुआ क्या कि ताप बढ़ा दिया गया, मान लो 30 डिग्री कर दिया गया, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। 30 डिग्री जैसे ही सेल्सियस करेंगे तो क्या होगा, होता क्या है, मैंने आपको बताया पहले, जैसे मैंने हीट वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था उससे लिंक करो। मैंने बताया था कि जैसे ही जब भी कोई चीज़ में ताप बढ़ाते हैं, हीट करते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल क्या हुआ था, वाइब्रेट करने लगते हैं। तो जैसे ही ताप बढ़ेगा तो ये इसके मॉलिक्यूल क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेंगे। तो होता क्या है कि पहले मान लो इसमें मैंने कोई मारा तो क्या हुआ, पहले तो इसके पास जाएगा, फिर इसके बाद में इसके पास जाएगी वॉल्यूम, फिर इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा दूर है, जिसकी वजह से क्या होगा, ध्वनि जो है उसमें क्या होगा, इसकी आवाज में क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, आवाज में लॉस होगा, क्योंकि थोड़ा दूर है। लेकिन जब क्या होगा, ताप बढ़ाया मैंने, तो ताप बढ़ाने की वजह से ये वाइब्रेट होने लगी, तो कुछ वाइब्रेट ये हुआ, कुछ वाइब्रेट ये हुआ, तो आपस में टकराने की वजह से जो साउंड यहां मिला, तुरंत ही इसको मिल गया, तुरंत ही तो क्या हुआ, लॉस नहीं हुआ। लॉस ना होने की वजह से क्या होगा कि ध्वनि तेज सुनाई देगी, ध्वनि क्या हो जाएगी, तेज सुनाई देगी। स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी स्पीड, क्योंकि ये अपनी चाल से तो चल ही रहा था, यहां पर अपनी चाल से तो चल ही रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब ये भी वाइब्रेट करने लगे, तो मतलब भाई सिंपल सी बात है, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप मान लो चल रहे हो। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहे हो। ठीक, और आपने क्या हुआ, आप ट्रेन पर आप सवार हो गए, और ट्रेन पर भी आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहे हो, तो पता चला ट्रेन खुद ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही, प्लस 10 आप चल रहे हो, तो तेज नहीं हो जाएगी स्पीड। वही चीज है इसमें, समझ में आया, वही चीज है। एक और एग्जांपल लो, आप जो है मॉल में जब जाते होगे, तो मॉल में जो है एक्सेलेटर जो होता है, एक्सेलेटर माने जो सीढ़ियां होती है जो चलती रहती है, ठीक है, उसको एक्सेलेटर बोलते हैं। एक्सेलेटर जो होता है, आप जैसे नॉर्मल जा रहे हो, ठीक, मैडम के साथ जा रहे हो, ठीक है, तब तो जाओगे बड़ी शालीनता से, ठीक है, बढ़िया मार हाथ वाथ पकड़ के जाओगे, हैं, एक्सीलेटर पर पैर रखोगे और बढ़िया चलते चले जाओगे। ठीक, जब आप लड़कों के साथ में जाते हो, अपने दोस्तों के साथ में, तो क्या करोगे, ठीक, क्या करोगे, सीढ़ी पर पैर रखोगे, सीढ़ी वो अपना एक्सीलेटर काम कर रहा है, वो चल रहा है, और आप भी उसके ऊपर चलने लगते हो। ठीक है, आप भी बहुत तेज चलने लगते हो।
तो जब तेज चलोगे मतलब वो तो चल ही रहा है, उसके साथ में आप भी चलोगे तो क्या होगा, जल्दी ऊपर पहुंचोगे। समझ में आया, जल्दी उस पर आप पहुंच जाओगे, सेकंड फ्लोर पर या थर्ड फ्लोर पर, जिस पर भी जा रहे हो। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, जब ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। समझ में आया, दिमाग में बैठ गया। क्लियर है। अब देखो क्या होता है, इस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं और मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन बनता है, मतलब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो चीज आप लोग देख लो। होता क्या है, हमेशा याद रखना मैंने एक बात तो आपको दिमाग में क्लियर कर दी। क्या कर दिया कि जब ताप बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल बढ़ती है, पहली बात। ठीक, तो क्वेश्चन ये बनता है, और कितना बढ़ती है ये समझ लो। हमेशा याद रखना कि जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो हमेशा 0.62 मीटर पर सेकेंड की गति बढ़ती है। ठीक है, 0.62 मीटर जो है इसकी चाल बढ़ती है, इतनी बढ़ती। ठीक, मगर होता क्या है, ये जो है 0.1 डिग्री बढ़ाना, ठीक है, तो ये जो है ये कब तक काम करेगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पे काम करेगा। मतलब जब छोटी यूनिट बढ़ाई जाएगी, जैसे मान लो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया, 3 डिग्री बढ़ा दिया गया, 5 बढ़ा दिया गया, 10 बढ़ा दिया गया, तब तक तो काम करेगा, ये काम कर जाएगा। लेकिन मान लो 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, 150 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। ठीक है, मैं दोनों ही एग्जांपल ले रहा हूं और दोनों में ही फॉर्मूला बता रहा हूं कैसे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल लेते हैं जो अभी मैंने बताया। 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ, कोई भी चीज है उसका जो है उसकी चाल जो है 330 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलता है। क्लियर है। 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, तो बताओ इसकी चाल क्या होगी। ठीक, सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे भाई। 1 डिग्री सेल्सियस पर जो है 330 डिग्री जो है 1 डिग्री जब सेल्सियस बढ़ाते हैं तो 0.62 बढ़ता है। ठीक, तो कितनी डिग्री बढ़ गया, 5 डिग्री बढ़ गया। तो 5 डिग्री बढ़ गया तो इसको इंटू 5 कर दो। ठीक है, इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, 3.1 आ जाएगा। ठीक, 3.1 आ जाएगा। इसको रफ इसको 3.1 बढ़ा दो। ठीक, तो इसमें क्या करो, इसमें 3.1 बढ़ा दो, 3.1। ठीक, कितना हो जाएगा, 333.1 मीटर पर सेकेंड, इतनी चाल हो जाएगी, 333.1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। समझ में आया। ठीक, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे अगर 5 डिग्री 10 डिग्री बढ़ाया गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर अब ज्यादा बढ़ा दिया गया, ठीक है, अब ये मैं मिटा रहा हूं, इसको लिख लेना एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, देखो अब मैं अगर ज्यादा बढ़ा दिया गया, 100 डिग्री बढ़ा दिया गया मान लो, तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज हम लोग को देखना है। ठीक है, तो देखना क्या है, तब क्या होता है, उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है। उसमें फॉर्मूला क्या होता है, V1/V2 इज इक्वल टू √T1/T2, √T1/T2। ठीक, ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, ये फॉर्मूला करता है। ठीक है, तो V1 V2 क्या है, ये चाल है। ठीक है, पहले चाल है जब टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी चाल था, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तब उसकी चाल है। और T1 T2 टेम्परेचर है। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हमेशा याद रखना, ये केल्विन में होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, हमेशा याद रखना। क्लियर है। अगर नहीं है तो उसको चेंज करो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री या 0 नहीं, 0 तो आसान हो जाएगा, थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड देता हूं। जैसे मान लो यही वाला 25 वाला कर लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर 330 जो है 330 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार थी। ठीक, हुआ क्या कि 100 डिग्री बढ़ा दिया, माने 125 डिग्री सेल्सियस पर, बताओ 125 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल क्या होगी, वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब होता क्या है, अब आप देखो सबसे पहला काम तो है, आप टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है, इसको केल्विन में बदलो। ठीक है, केल्विन में बदलो, तो भाई ये वाला टेम्परेचर क्या हो जाएगा, भाई केल्विन बदलने के लिए क्या करते हैं, केल्विन बदलने के लिए 273 प्लस सेल्सियस को जोड़ दो। सेल्सियस कितना है, इधर 25 है तो 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8
ये हो जाएगा कितना 9 और ये कितना हो जाएगा 298 हो जाएगा। क्लियर है। और ये वाला कितना हो जाएगा इसमें 273 प्लस इसमें कितना 100 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 373। समझ में आए। तो ये केल्विन में आ गया है। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू कैसे पुट करोगे, देखो पहले कितनी चाल थी V1 330, ठीक, अपॉन V2 हमको नहीं मालूम है, V2 ही पूछ रहा है। ठीक, इज इक्वल टू अंडर रूट पहले वाला T1 कितना था, T1 कितना था 298 अपॉन दूसरा T2 कितना था 373। समझ में आया। ठीक, बस अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया पक्का। इसको सॉल्व कर लोगे तो V2 के आंसर आ जाएगा। तो ये चीज होता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर, उम्मीद करता हूं कि टेम्परेचर समझ में आएगा। तो टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर में जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। चलो आगे समझो। आगे आता है इसके बाद में एक आता है उसका मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में क्वेश्चन आता है कि बताओ, अच्छा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री से इसको लिंक करते हैं। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर वेट अगर किसी चीज का है, ठीक है, उसके आधार पर मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, अणुभार होता है ना, कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट और जो ध्वनि की जो चाल होती है उसकी जो है क्या रिलेशन है। तो मॉलिक्यूलर वेट में क्या होता है और ध्वनि की चाल में अपोजिट रिएक्शन होता है। अपोजिट रिएक्शन मतलब अपोजिट रिलेशन होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो ध्वनि भी बढ़ गई, ध्वनि की चाल भी बढ़ गई, लेकिन इधर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो ध्वनि की चाल कम होगी, और वो भी कम नहीं होगी, अंडर रूट में कम होगी। ऐसे मॉलिक्यूलर वेट क्या इनवर्स रिलेशन होता है किसका, ध्वनि की चाल माने स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, वो भी अंडर रूट में। ठीक है, जैसे मान लो पूछा है क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान लो ऑक्सीजन है O2, ठीक है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, H2। तो बताओ इन दोनों में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में चाल बताओ किसमें ज्यादा होगी। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में चाल किसकी ज्यादा होगी, तो समझ लो। देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर वो वेट क्या होता है 16, और 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो क्या होगा, किसका कम है, इसका कम है माने स्पीड इसमें ज्यादा होगी, इसका ज्यादा है माने स्पीड क्या होगी, इसमें कम होगी। समझ में आया पक्का, उम्मीद करता हूं पूरी चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। तो ये तुम्हारे फीचर्स हो गए। ठीक है, ये तुम्हारे फीचर्स हो गए। अब यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको कर पाओगे। ये तुम्हारे फीचर्स हो गए। अब हम लोग चलते हैं कुछ ध्वनि के गुण के बारे में। ठीक है, क्वालिटीज के बारे में। ठीक है, कि क्वालिटी क्या है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड में हम लोग दो बातें समझेंगे। ठीक है, दो चीजें समझेंगे। पहला है इंटेंसिटी। ठीक है, पहला है इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इंटेंसिटी जो है क्या होती है। इंटेंसिटी माने हिंदी में बोलते हैं तीव्रता। ठीक है, तीव्रता क्या होती है, हम लोग ने सारी चीजें पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी से पढ़ लिया, इंटेंसिटी समझते। देखो इंटेंसिटी क्या होती है, तीव्रता क्या होती है, जो हम लोग ने अभी पढ़ा था। ठीक है, ये चीज ऐसे करके हम लोग ने, भाई ध्वनि कैसे चलती है, ऐसे चलती है। ठीक, ऐसे चलती है। तो ये ध्वनि में ये क्या होता है, आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है, यह एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेच पॉइंट होता है फ्रॉम मीन एक्सिस, उसी को हम लोग आयाम बोलते हैं। इसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, इसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है, इसको हम लोग मेजर करते हैं क्या, मीटर में। इसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, मीटर्स में। अब देखो, एक मिनट रुको।
तो अब हम लोग जो है बहुत ध्यान से समझते हैं, ठीक है। इसको नीचे करो, नीचे करो, ठीक है। हम लोग जो है इंटेंसिटी क्या होती है, तो हम लोग इसको क्या है, आयाम होती है, इसको क्या क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। हमेशा याद रखना, जब ये आयाम जितना ज़्यादा बढ़ेगा, इसका रिलेशन, इंटेंसिटी का रिलेशन किससे होता है, एम्पलीट्यूड से होता है, एम्पलीट्यूड से होता है या आयाम से होता है। माने जितना ज़्यादा आयाम बड़ा होगा, जितना ज़्यादा आयाम बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। माने क्या, एम्पलीट्यूड अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी भी क्या होगी, बड़ी होगी, माने तीव्रता बड़ी होगी। एम्पलीट्यूड बड़ा, आयाम बड़ा होगा, आयाम बढ़ेगा तो इंटेंसिटी माने तीव्रता भी बढ़ेगी। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। आयाम इंटेंसिटी माने होता है कि आपकी आवाज़ तेज होना, आपकी आवाज़ लो होना। समझ में आया? जैसे जब आपका आयाम एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो आपकी आवाज़ तेज होगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी माने तीव्रता बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगी माने क्या होगी, आवाज़ बढ़ेगी। क्लियर है? जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जैसे मान लो एक और डायग्राम ले लो, ठीक है, एक और डायग्राम ले लो, ठीक, देखो ये, अब इसकी देखो, इसमें देखो, इसकी आयाम कितना है, बहुत छोटा छोटा, मतलब इसके आयाम छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, आवाज धीरे होगी। आवाज क्या होगी, लाउड और लो जो होती है ना साउंड, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी धीरे कर रहा हूँ, है ना, अभी मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आयाम कम है। आयाम क्या है, एम्पलीट्यूड कम है, जिसकी वजह से तीव्रता कम है, तीव्रता कम है तो आवाज़ क्या होती है, धीरे बोल रही। अब मैं बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ, अब मैं बहुत तेज, मेरी आवाज़ बहुत तेज है, ठीक, मेरी आवाज़ बहुत तेज हो रही है, तो इसका मतलब आयाम क्या होगा, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आवाज़ तेज निकल रही है। इसी के आधार पर क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। बताओ, घोड़े की आवाज़, बॉय की आवाज़, शेर की आवाज़ जो है इतनी तेज क्यों होती है, किसकी वजह से, एम्पलीट्यूड या तीव्रता की वजह से। समझ में आया? तीव्रता की वजह से, इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड। अगर इंटेंसिटी ऑप्शन है तो इंटेंसिटी या तो फिर एम्पलीट्यूड हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? पक्का समझ में आया? ठीक है, चलो दूसरा इसी में आता है पिच, ठीक है, पिच आता है, पिच आता है। अब पिच क्या होता है, पिच को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तीक्ष्णता, ठीक है, तीक्ष्णता तीक्ष्णता होता है। अच्छा, पिच जो होती है, जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि इंटेंसिटी जो तीव्रता होती है वो एम्पलीट्यूड पर आधार होती है, उसी प्रकार से पिच जो तीक्ष्णता होती है ये जो है ये फ्रीक्वेंसी पर आधार होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा, जैसे मैं दो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, दो एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक, एक ये हो गई, ठीक है, और एक जो हो गई, एक ये हो गई, ठीक। अब देखो दिखाई दे रही है कि नहीं तुम लोगों को, ऐसे फिर से बना देते हैं इसको। ठीक, ये किया है। अब देखो, अब इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकंड वाइब्रेशन, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। तो होता क्या है कि यहां पर वाइब्रेशन देखो क्या है, वाइब्रेशन कम है और इसमें क्या वाइब्रेशन ज़्यादा है। तो जब भी पिच क्या होती है, जब वाइब्रेशन कम होते हैं तो आवाज़ क्या होती है, आवाज़ पतली होती है। आवाज़ क्या होती है, आवाज़ पतली होती है, सॉरी, जब ज़्यादा होती, उल्टा बोल दिया, ठीक है, जब कम होती है तो आवाज़ मोटी होती है। आवाज़ कैसी होती है, मोटी होती है। और जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो आवाज़ क्या होती है, पतली होती है, पतली होती है, ठीक है, आवाज़ क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। देखो, यही पतली और मोटी, फ्रीक्वेंसी का काम सिर्फ इतना होता है, आवाज़ को पतली करना, आवाज़ को मोटी करना। जब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, कम होंगी, तो आवाज़ मोटी होगी। जैसे क्वेश्चन आता है कि वाई देयर इज अ श्रिलर साउंड ऑफ गर्ल्स, ठीक है, या गर्ल्स की जो है साउंड श्रिलर होता है देन बॉयज़। तो बॉयज़ के जो है, बॉयज़ के अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ जो होती है पतली क्यों होती है, सुरीली क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पिच की वजह से,
पिच क्या होता है जब ये लोग बोलती हैं, तो मैंने बताया वाइब्रेशन की वजह से साउंड निकलता है, तो उनके जो वोकल कॉर्ड है, ठीक है, उनके जो स्वर तंत्री हैं उसमें वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन जो होता है महिलाओं में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है, सुरीली होती है, एज कंपेयर टू बॉयज़ में। बॉयज़ में क्या होगा, बॉयज़ में वाइब्रेशन कम होगा, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ मोटी होती है, ठीक है। लेकिन ये तो फिजिक्स की बात है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना जो है अलग है। मैं आपको कई बार बताया, महिलाओं की आवाज़ पतली कब होती है, तब होती है जब उनको देखने आते हैं शादी के लिए, ठीक। और जब देखने आते हैं तब तो आवाज़ बहुत पतली, हाँ मम्मी मैं ये भी कर सकती, मैं वो भी कर सकती हूँ, एक बार शादी करवाओ फिर देखो बताते हैं क्या क्या कर सकती हैं, ठीक। तो ये भी चीज़ है, आप सबको मालूम है, ठीक। तो ये चीज़ है। इसमें कई बार इसमें कोयल का भी एग्जाम्पल लिया जाता है कि बताओ कोयल जो है, कोयल की आवाज़ पतली क्यों होती है, क्योंकि उनकी जो है फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है, या जो है उनका पिच बढ़िया होता है, पिच बड़ा होता है, समझ में आए। तो ये हो गया हमारा क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। क्वालिटी के बारे में हम लोग ने समझ लिया, ठीक है। क्वालिटी के बारे में हम लोग ने समझा। चलो आगे हम लोग समझते हैं पिच। देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो पिच बढ़ेगी, पिच बढ़ेगी तो मतलब आवाज़ पतली होगी, ठीक है, आवाज़ क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे अब हम लोग समझते हैं कुछ और टर्म्स के बारे में। जैसे एक टर्म आता है इको, ठीक है। इको क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। इको या इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिध्वनि, है ना। प्रतिध्वनि माने क्या, नाम से पता चल रहा है, रिपीटिशन ऑफ साउंड। इको माने होता है रिपीटिशन ऑफ साउंड, माने जैसे पुत्तीलाल ने राम प्यारी को बुलाया, राम प्यारी, तो एकदम से आवाज बार बार रिपीट करे, राम प्यारी, राम प्यारी, राम प्यारी, राम प्यारी, ऐसे कर, है ना। दैट इज कॉल्ड इको। इसको प्रतिध्वनि कहते हैं, समझ रहे हो। तो प्रतिध्वनि होने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन बहुत आता है इससे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रतिध्वनि होने के लिए इसको मिनिमम डिस्टेंस की आवश्यकता होती है, और मिनिमम डिस्टेंस इसका होता है 16.6 मीटर्स, ठीक है। 16.6 मीटर्स इसका होता है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस इसका होता है कितना, 16.6 होता है। लेकिन इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग राउंड फिगर में 17 मीटर्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको हमेशा 17 मीटर्स पूछा जाएगा, 16.6 आपको जो मतलब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बहुत एग्जैक्ट अगर पूछ लिया तो इसी वजह से मैंने लिखा भी दिया है, ताकि मान लो आ गया तो आप गलती ना करना, ठीक है। तो कितना माना जाता है, 17 मीटर्स। मतलब इको होने के लिए जो है कितना डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, तो 16.6 या 17, ठीक है। दूसरी बात, इको जो होता है, ये रिपीटिशन जो होता है, ये इको जो है ये क्या है, एक प्रकार का साउंड का रिफ्लेक्शन है। तो ये भी कह सकते हो क्या, एक प्रकार का साउंड का रिफ्लेक्शन। जैसे प्रकाश का रिफ्लेक्शन माने परावर्तन जो है क्या है, कि साउंड गई और रिपीट करके वापस नहीं आती थी, है ना। जैसे मान लो कोई शाइनी सरफेस थी, उस पर टकराई और टकरा के वापस आ गई, तो उसी प्रकार के साउंड है। साउंड गया और जाने के बाद में कोई चीज में टकराया और टकरा के वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड इको। क्लियर है। होने के लिए 17 मीटर की जरूरत चाहिए। लेकिन इको ना हो, इको रोकने के लिए क्या करा जाता है, इको का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। जैसे बैट, चमगादड़ क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालता है अपनी तरफ, अपने उस आगे से निकालेगा, ठीक है, अपने अंदर से निकालेगा, और जैसे वो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालेगा तो आगे अगर दीवार होगी तो वो टकरा के वापस आ जाएगी, तो उसी को हम लोग इको बोलते हैं। वो वापस आ जाएगी तो वो क्या है, रिपीट हो गई, जिसकी वजह से हम लोग बैट में इस्तेमाल होता है, डॉल्फिन इस्तेमाल करती है, सोनार इस्तेमाल होता है, सोनार में इसका इस्तेमाल होता है, समझ रहे हो। तो ये हो गया तुम्हारा इको। अच्छा, अब दूसरी बात जो मैं भी बोल रहा था कि जो ये इको ना हो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इको ना होने के लिए जैसे क्वेश्चन भी आता है कि सिनेमा घर में, ठीक है, सिनेमा हॉल में रिपीटिशन ऑफ इको ना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है। तो सिनेमा घर की जो दीवार होती हैं, ठीक है, ये जो दीवार होती हैं, ठीक है, ये दीवार जो होती हैं इनमें सेलुलोज की कोटिंग करी जाती है, ठीक है, सेलुलोज की कोटिंग करी जाती है ताकि जो आवाज हो सिनेमा हॉल में तो वो क्या हो, इससे जैसे टकराए तो टकराने के बाद में एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आवाज रिपीट नहीं करेगी, ठीक। पहला बात ये सेलुलोज कोटिंग कर सकते हो, ये तो भाई बड़ी बड़ी चीजें हो गई सेलुलोज कोटिंग, ठीक।
आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर में जो है आप पर्दे लगा सकते हो, पर्दे लगा दोगे एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे मान लो कोई चीज़ है, आप पर्दे लगा दो, या आप बिल्कुल नॉर्मल भाषा में आप समझो। देखो आपने देखा होगा कि आप नॉर्मली आप घर में जब आप बोलो, आप अपने कमरे में बैठे हो, मम्मी के कमरे में बैठे हो, आप कहीं बैठे हो, आप घर में क्या है, जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ इको नहीं करती। लेकिन याद करो जब आपके घर में पुताई होने के लिए जब सारा सामान निकाल दिया जाता है, तब आप बोलो तो क्या होता है, आवाज़ बड़ी तेज इको करती है ना, बड़ी तेज बार बार इको करेगी। जैसे थोड़ा तेज बोलो तो इको करेगी, गूंजेगी। वो क्यों होता है, क्योंकि क्या हुआ है, रूम से सारी की सारी सामानें हटा दी गई हैं। हटाने की वजह से क्या होता है, जब आप बोलते हो तो क्या होता है, वो डायरेक्ट दीवार से टकरा के वापस आती है। ऐसे क्या होता था, सामान थी कोई, हर चीज़, मान लो कपड़े भी रखे हैं और अलमीरा भी रखा है, हर चीज़ रखा है, तो क्या होता जब आप बोलते थे तो क्या होता था, वो ध्वनि क्या होती, एब्जॉर्ब हो जाती थी कमरे में, जिसकी वजह से क्या होता, रिपीटिशन नहीं होता था, इको नहीं होता था। समझ में आया, क्लियर है, इको का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलो अच्छा, इको में जो है, अच्छा ये जो मैंने बताया, इसको रोकने के लिए जो सेल्यूलोज की कोटिंग लगाना या पर्दा लगाना, इसी को हम लोग आम भाषा में क्या, टेक्निकल भाषा में एकॉस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। एकॉस्टिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको टेक्निकल भाषा में एकॉस्टिक, मैंने देखो आम भाषा में इसको समझा दिया, ठीक है, लेकिन है बड़ा भैया एकॉस्टिक इफेक्ट, ये क्या होता है। एकॉस्टिक इफेक्ट कुछ नहीं, रिपीटिशन इको को रोकने के लिए जो काम किया गया है उसको जो है एकॉस्टिक इफेक्ट बोला जाता है। समझ में आए, ठीक है। चलो आगे समझो, ठीक है। फिर आता है हम लोग एक ये कंसेप्ट हो गया इको वाला, फिर इसके बाद में आता है एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट आता है, ठीक है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट आता है। या छोटे छोटे कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं, फिर एक लास्ट में एक बढ़िया सा कंसेप्ट समझाएंगे। छोटे छोटे पहले समझते हैं, ठीक है। पहले छोटे कंसेप्ट समझते हैं, वो है डिफ्रैक्शन, ठीक है, या समझ ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ जो है अच्छे समझ में आनी चाहिए। कौन सा कंसेप्ट, वो डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन खूब बनता है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर साहब ने बताया था क्या, डॉपलर साहब ने बताया था कि जब मान लो कोई श्रोता है, मान लो पुत्तीलाल है श्रोता, भाई हम तो पुत्तीलाल को जानते हैं, हम इन्हीं को मानेंगे श्रोता, ठीक। श्रोता सो ही रहे, श्रोता सो रहे, डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से। डॉपलर इफेक्ट छोड़ो, अभी ये सब छोड़ो, आम टेक्निकल बातें छोड़ो, आम भाषा में हमारी समझो, ठीक है। पुत्तीलाल सो रहे हैं, ठीक है, ट्रेन के पटरी के पास में सो रहे हैं, ठीक है, इसके थोड़ा साइड में सो रहे हैं, पटरी पे नहीं सो रहे हैं, ठीक है, अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है इनका। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, एक ट्रेन आ रही है, ये सो रहे हैं, आंख बंद कर रहे हुए हैं, ठीक है। जैसे ट्रेन ने हॉर्न बजाया, ये बिल्कुल जग गए, लेकिन क्या है, आंखें खोले नहीं है, ठीक है। और ट्रेन क्या है, ट्रेन बजाते हुए हॉर्न चली आ रही है इनके पास, ठीक है, ट्रेन हॉर्न बजाते हुए इनके पास चली आ रही है, ठीक है। ये क्या है, पुत्तीलाल बिना आंखें खोले ये चीज समझ जाएंगे क्या, कि ट्रेन हमारे पास में आ रही है, ठीक। एक ट्रेन आई, इधर से ट्रेन आई, ट्रेन दूर चली जा रही है, पुत्तीलाल बिना आंखें खोले ही ये समझ जाएंगे कि ट्रेन हमसे दूर जा रही है। यही डॉपलर इफेक्ट है और कुछ नहीं। डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि श्रोता और जो स्रोत है, ठीक है, श्रोता और स्रोत, इन दोनों के बीच में जब ये कोई सर्टेन दूरी होती है, और जब ये दूरी और इसमें ध्वनि कोई प्रोड्यूस होती है, और जब ये दूरी जब कम होती रहती है या ज़्यादा होती रहती है, तो ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या महसूस होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में जो है चेंज आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसकी आवृत्ति में चेंज महसूस होता है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति में चेंज महसूस होता है, तो होता है भाई, ठीक। इसको मैंने आम भाषा में बता दिया, अब थोड़ी फिजिक्स भाषा समझ लो। फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, तो क्या चेंज होगा, जब ट्रेन पास में आएगी, बहुत ध्यान से सुनना, जब ट्रेन पास में आ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति बढ़ जाएगी,
आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब ट्रेन दूर जा रही है तो क्या होगा, आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। समझ में आया? ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एक बात और समझ लो, फ्रीक्वेंसी तो बात समझ में आएगी भाई, इतनी ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, डॉपलर इफेक्ट में इतना ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक बात और समझ लो, फ्रीक्वेंसी तो घट जाएगी, बढ़ जाएगी, वो आपको बता दिया। जब पास में आएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और जब दूर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी ध्वनि की। ठीक, लेकिन इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य जो होती है, वेवलेंथ जो होती है तरंग दैर्घ्य, इसका अपोजिट रिलेशन है इसका फ्रीक्वेंसी से। मतलब जब फ्रीक्वेंसी जब ये घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ जो है घटेगी। ये हमेशा याद रखना। इसका मतलब जब ट्रेन पास में आ रही होगी तो वेवलेंथ इसकी घट रही होगी, और जब ट्रेन दूर जा रही होगी तो क्या होगा, इसकी वेवलेंथ बढ़ रही होगी। समझ में आया? ये है तुम्हारा क्या, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट लिख लेना। चलो आगे समझो। आगे अब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, एक ले लो कौन सा कंसेप्ट, एक ले लो डिफ्रैक्शन, एक ले लो क्या, डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन याद करो, आपने डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ा था प्रकाश में भी। ठीक है, डिफ्रैक्शन या विवर्तन। ठीक है, विवर्तन आपने कंसेप्ट कहाँ पढ़ा होता, उसमें भी पढ़ा था, प्रकाश में भी। ठीक है, डिफ्रैक्शन देखो क्या कहता है, डिफ्रैक्शन कहता है, डिफ्रैक्शन ये कहता है कि जैसे आप जब प्रकाश से ही इसको कंपेयर करो, प्रकाश में हाँ डिफ्रैक्शन क्या होता था, विवर्तन क्या होता था, मैंने आपको याद करो बताया था कि जब प्रकाश हमेशा सीधी दिशा में जाता है, हमेशा सीधी दिशा में जाता है, लेकिन जब किसी शार्प एज से वो टकरा जाए, किसी शार्प एज से टकरा जाए, या तो फिर कोई बहुत छोटा पॉइंट, माने बहुत छोटा पॉइंट, कितना छोटा पॉइंट, 10⁻⁻7 मीटर, माने 1 मीटर को 1 करोड़ बार डिवाइड कर दो, 1 मीटर को 1 करोड़ बार डिवाइड कर दो। इतना छोटा पॉइंट अगर इससे अगर प्रकाश गुजरती है तो हल्का सा वो डाइवर्ट हो जाती है। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन हल्का सा डाइवर्ट हो जाएगी, हल्का सा डाइवर्ट हो जाएगी। ये तो प्रकाश था। यही चीज साउंड में है। साउंड में क्या है, जब ये कोई बहुत छोटे सूक्ष्म से पॉइंट से जाती है तो क्या होता है, ये डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन प्रकाश बहुत कम डाइवर्ट होता था, साउंड जो है थोड़ा ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साउंड जो है, साउंड की क्वालिटी ये नहीं है कि वो सीधे चलता है। मैं बोल रहा हूं तो इधर भी साउंड जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, सामने भी जा रही, पीछे भी जा रही। हाँ, ये जरूर है कि सामने ज़्यादा जा रही है, सामने ज़्यादा जा रही है। ठीक है, समझ में आया? तो साउंड यही क्या, डिफ्रैक्शन, ध्वनि का विवर्तन होता है। समझ में आया कि जब भी कभी जो है किसी चीज़ से टकराती है तो ध्वनि जो है डाइवर्ट हो जाती है। समझ में आया? यही ध्वनि का विवर्तन है, छोटा सा पॉइंट था। ठीक है, चलो अब एक आता है इसी में इंटरफेरेंस। देखो प्रकाश से ही इसको जोड़ रहे हैं। इंटरफेरेंस माने व्यतिकरण, इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है? ध्वनि का व्यतिकरण माने होता है कि जब दो जो है साउंड जो है एकदम से आ रहे हो आपस में, तो क्या होता है, आपस में क्या हो जाता है, जब दो वेव्स जो है आती, दो वेव्स जो जब ये आती हैं ऐसे आपस में, ये दो वेव्स, भाई प्रकाश में भी तो यही पढ़ा था, जब दो फ्रीक्वेंसी के जब प्रकाश की तरंगे जब इधर उधर आ रही थी, ठीक है, आपस में आ रही थी, तो जैसे ही आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होगा, खूब तेज लाइटनिंग होगी या अंधकार था जाएगा। ठीक, बिल्कुल वही चीज इसमें है। जैसे जब दो फ्रीक्वेंसी के जो है साउंड की जो तरंगे आ रही हैं, उनको अगर आपस में आ रही हैं और आपस में अगर एकदम से उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो क्या होता है, या तो वो साउंड बहुत तेज बज जाएगा या तो कुछ सेकंड के लिए वो बंद हो जाएगा। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, कभी भी साउंड जो है माइक जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं लगाए जाते हैं, आमने सामने नहीं लगाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो क्या होगा, एकदम से बहुत तेज बजेगा या तो फिर बिल्कुल बंद हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए।
समझ में? ठीक, तो इसी वजह से ये होता है इंटरफेरेंस। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है। ठीक है, अच्छा पोलराइजेशन की बात करें, देखो मैं पोलराइजेशन भी आपको मैंने बताया था उसमें लाइट में, तो ध्वनि में पोलराइजेशन नहीं होता, ये भी लिख लेना, नो पोलराइजेशन इन साउंड। ठीक है, नो पोलराइजेशन इन साउंड। ठीक, नो पोलराइजेशन इन साउंड। एक कंसेप्ट और बचता है साउंड में। ठीक है, एक कंसेप्ट और बचता है साउंड में, क्या वो होता है उसका एक कंसेप्ट बचता है उसका रेजोनेंस का, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस का, रेजोनेंस क्या होता है? ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है कि जब रेजोनेंस यही इंटरफेरेंस ही समझ लो। ठीक है, माने जब क्या होता है, जब दो फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो है एक साथ आती रहती हैं, तो जब आपस में वो मीट करती हैं, ठीक है, आपस में मीट करती हैं तो रेजोनेंस फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस से इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जो है इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं कि नदी का पुल पार करते समय सैनिक अपने कदम बेताल कर लेते हैं, क्यों? रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, ये लिख लेना, ये पॉइंट लिख लेना, पुल पार करते समय सैनिक अपने कदम बेताल कर लेते हैं, क्यों? रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, ओपेरा म्यूजिक। ओपेरा म्यूजिक जो होता है, ठीक है, ओपेरा म्यूजिक जो होता है वो ओपेरा म्यूजिक भी इसी आधार पर काम करता है। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से पर काम करता है। ठीक है, तो ये ओपेरा म्यूजिक भी इसी पर काम करता है। ठीक है, इसी वजह से जो है ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे समझो। ठीक है, जैसे तानसेन राग हो गया, तानसेन राग हो गया। ठीक है, तानसेन राग भी जो है इसी पर काम करता है, रेजोनेंस पर। ठीक है, तानसेन राग भी जो है इसी पर काम करता है, किस पर काम करेगा? रेजोनेंस पर काम करता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब एक और छोटा सा पॉइंट बचा है, छोटा सा पॉइंट बचा है, बस इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। ठीक है, ध्वनि की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल एयर में 332 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ध्वनि चलती है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेशन करने आसान करने के लिए 330 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलाते हैं, लेकिन हमेशा क्या होगा? 330 332 ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व करने में कभी अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप 330 मान सकते हो, अदरवाइज 332 ही रहेगा। क्लियर है? 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो 332 मीटर पर सेकंड की जो रफ्तार है ना, ये रफ्तार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मैक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मैक नंबर बोलते हैं। ठीक है, मैक नंबर। अब मैक नंबर ये कौन सी बला है भाई? मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर होता है जो प्लेन की जो स्पीड नापी जाती है वो मैक नंबर में नापी जाती है। ठीक है, किस में नापी जाती है? मैक नंबर। तो मैक नंबर क्या होता है? स्पीड ऑफ प्लेन, मैक नंबर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ प्लेन अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, इन एयर, स्पीड ऑफ प्लेन अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, ये होता है मैक नंबर। ठीक है, अच्छा, मैक नंबर के आधार पर हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, जो प्लेन्स होते हैं उनको हम लोग 3 प्रकार से, या स्पीड जो होती है वो 3 प्रकार से हम लोग नाप सकते हैं। कैसे? पहले होते हैं क्या? सब सोनिक प्लेन। नंबर 1 होते हैं सब सोनिक प्लेन, सब सोनिक प्लेन। ठीक है, सब सोनिक प्लेन, इसको मैं मिटा रहा हूं। नंबर 1 होता है, ठीक है, सबसोनिक प्लेन्स, सबसोनिक प्लेन्स। ठीक है, सबसोनिक प्लेन क्या होते हैं?
सबसोनिक प्लेन वो होते हैं जिनकी स्पीड क्या होती है, सबसोनिक प्लेन क्या होते हैं जिनकी स्पीड क्या होती है, लेस देन 1 मैक, ठीक है, लेस देन 1 मैक नंबर, ठीक है, 1 मैक नंबर से कम होती है जिनकी स्पीड, उनको सबसोनिक प्लेन बोलते हैं। लगभग कितनी 0.8 मैक, 0.1 मैक की स्पीड होती है, ठीक है। और कौन किसकी चाल होती है, जैसे पैसेंजर, एग्जांपल के तौर पर लिख लो पैसेंजर प्लेन, पैसेंजर प्लेन्स जो होते हैं, पैसेंजर प्लेन होते हैं, उनकी स्पीड क्या होती है, वो किस में काउंट होंगे, सबसोनिक प्लेन में काउंट होते हैं, ठीक है। आगे फिर आता है सेकंड नंबर पर सुपरसोनिक, सुपरसोनिक प्लेन, ठीक है। सुपरसोनिक प्लेन वो होते हैं जिनकी स्पीड जो है 2 मैक से लेके 5 मैक तक होती है, ठीक है, 5 मैक तक होती है, 2 मैक से लेके 5 मैक तक होती है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, जैसे सुपरसोनिक कौन से प्लेन होते हैं, सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी कौन होती है, जैसे फाइटर प्लेन, ठीक है, फाइटर प्लेन जो होते हैं, फाइटर प्लेन हो गया, ठीक, जैसे मिसाइल्स हो गई, ठीक है, मिसाइल हो गई, ठीक है, ये सब क्या है, ये सुपरसोनिक होते हैं, 2 से लेके 5 मैक तक इनकी रेंज होती है, ठीक है। फिर आता है तीसरा आता है हाइपरसोनिक, ठीक है, हाइपरसोनिक जो प्लेन होते हैं, हाइपरसोनिक प्लेन, ये हाइपरसोनिक प्लेन क्या करते हैं, इनकी स्पीड होती है 5 मैक से लेके 9 मैक तक इनकी स्पीड होती है, 9 मैक तक इनकी स्पीड होती है, ठीक है। 5 से ज़्यादा होगी, कम से कम 5 और मैक्सिमम 9 तक, ठीक है, 9 के ऊपर नहीं होगी, ठीक। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, या ब्लास्टिक मिसाइल, सॉरी ब्लास्टिक, ब्रह्मोस नहीं, ब्लास्टिक मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल जो होती है ना, यह हाइपरसोनिक होती हैं, ठीक है। ब्लास्टिक मिसाइल जो होती हैं वो क्या होती हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, ठीक है, बहुत तेज स्पीड होती है इनकी, समझ में आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है साउंड का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन अगला जो पार्ट होगा, अभी हम लोग ने, अब चूंकि टाइम हो गया है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं यहीं पर अब क्लास जो है, साउंड आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो अगली क्लास लाएंगे तो उसमें जो है आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराएंगे ताकि आपका मनोबल बढ़े। समझ में आया? चलो, आप सभी लोग इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच।